न्यूज, सच जरूर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। ब्रेक के बाद देखेंगे सारी खबरों को, पर डालते हैं पहले नजर मुख्य हेडलाइंस पर। नागपुर में NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, 45 लाख से अधिक का मादक पदार्थ बरामद। मंत्री विजय शाह पर देशद्रोह का मामला दर्ज। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर शिवसेना ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया भारतीय सेना का अभिनंदन। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं सारी खबरों को विस्तार से। क्राइम ब्रांच यूनिट क्रमांक 4 और हुड़केश्वर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ और अन्य सामग्री की कुल कीमत 54 लाख बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी धीरज श्याम मलिक है, जो कि 31 साल का है। पूर्व से ही थाना कोतवाली के NDPS अपराध में वांछित शुभम परसाम पेंडोर अर्पित ऊके निवासी रानी दुर्गावती चौक नागपुर जब्त सामग्री में शामिल है। जब्त सामग्री है 456 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स, 2 मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, टाटा नेक्सन कार और एक्टिवा मोपेड सहित कुल मूल्य 54,41,330। कार्रवाई आनंद साई रेसिडेंसी, खोबरागढ़े लेआउट, नागपुर में की गई है। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अब आगे बढ़ते हुए डालते नजर अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की बहादुर महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस टिप्पणी को देश विरोधी, बर्बर और अभद्र बताते हुए न केवल उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। घटना से आहत शिवसेना पार्टी की ओर से लोनार तहसील में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिवसैनिकों ने तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के महू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया और उन पर आधारहीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा उन्हें आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भेजा गया, जबकि वो उन्हीं की बहन है। इस बयान ने पूरे देश में नाराजगी फैला दी, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में तीसरी पीढ़ी से सेवा कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों की समन्वयक रह चुकी है। लोनार तहसील के क्षेत्र में मंत्री शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। शिवसेना के जिला संगठक डॉक्टर गोपाल बच्चे, तालुका प्रमुख एडपाकर मापारी, शहर प्रमुख गजानन जाधव, शहर उप प्रमुख लुकमान कुरैशी, युवा सेना शहर प्रमुख श्रीकांत मदनकर सहित अन्य पदाधिकारी व शिवसैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मंत्री के बयान को भारतीय सेना, मुस्लिम समुदाय और पूरे देश का अपमान बताया है। इस टिप्पणी को देश विरोधी, बर्बर और अभद्र बताते हुए न केवल उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। घटना से आहत शिवसेना पार्टी की ओर से लोनार तहसील में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिवसैनिकों ने तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के महू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया और उन पर आधारहीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा उन्हें आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भेजा गया, जबकि वो उन्हीं की बहन है। इस बयान ने पूरे देश में नाराजगी फैला दी, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में तीसरी पीढ़ी से सेवा कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों की समन्वयक रह चुकी है। लोनार तहसील के क्षेत्र में मंत्री शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। शिवसेना के जिला संगठक डॉक्टर गोपाल बच्चे, तालुका प्रमुख एडपाकर मापारी, शहर प्रमुख गजानन जाधव, शहर उप प्रमुख लुकमान कुरैशी, युवा सेना शहर प्रमुख श्रीकांत मदनकर सहित अन्य पदाधिकारी व शिवसैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मंत्री के बयान को भारतीय सेना, मुस्लिम समुदाय और पूरे देश का अपमान बताया है। इस टिप्पणी को देश विरोधी, बर्बर और अभद्र बताते हुए न केवल उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। घटना से आहत शिवसेना पार्टी की ओर से लोनार तहसील में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिवसैनिकों ने तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के
महू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया और उन पर आधारहीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा उन्हें आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भेजा गया, जबकि वो उन्हीं की बहन है। इस बयान ने पूरे देश में नाराजगी फैला दी, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में तीसरी पीढ़ी से सेवा कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों की समन्वयक रह चुकी है। लोनार तहसील के क्षेत्र में मंत्री शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। शिवसेना के जिला संगठक डॉक्टर गोपाल बच्चे, तालुका प्रमुख एडपाकर मापारी, शहर प्रमुख गजानन जाधव, शहर उप प्रमुख लुकमान कुरैशी, युवा सेना शहर प्रमुख श्रीकांत मदनकर सहित अन्य पदाधिकारी व शिवसैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मंत्री के बयान को भारतीय सेना, मुस्लिम समुदाय और पूरे देश का अपमान बताया है। आगे बढ़ते अब डालते नजर अगली खबर पर। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न किए गए ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को सलाम करते हुए मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से गिरगांव चौपाटी स्थित स्वराज्य भूमि तक एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस राष्ट्र भक्तिपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं उपस्थित रहकर जनता को संबोधित किया और भारतीय सेना की वीरता को नमन किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की अखंडता, संप्रभुता और हमारी सेना के अदम्य साहस का प्रतीक है। आज हम जिस शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं, उसके पीछे हमारे जवानों की रात दिन की मेहनत और बलिदान छुपा है। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। माझ्यासोबत एकदा म्हणायचं आहे, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। 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 आज तिरंगा यात्रेच्या निमित्ताने सर्वप्रथम हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि ज्यांच्याबद्दल असं म्हटलं गेलं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। असे छत्रपती संभाजीराजे यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांनाही नमन करतो आणि आज तिरंगा यात्रेच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, सुप्रसिद्ध कवी लेखक मनोज मुंतशिर शुक्लाजी, आशीष शेलारजी, रवींद्र चव्हाणजी, पंकजाताई मुंडे, मंगल प्रभात लोढा, प्रवीण दरेकरजी, संजय उपाध्यायजी, मिहिर कोटेचाजी, सुनील राणेजी, अतुल भातकळकरजी, पराग शहाजी, अमित साटमजी, चित्राताई वाघ, विद्याताई ठाकूर, गोपाल शेट्टीजी, पवन त्रिपाठीजी, विशेष रूपाने मंचावर उपस्थित असलेले कॅप्टन शंकर कदम, सुभेदार किसन कदम, श्री विजय जगताप, पोपटराव दाते, 90 वर्षाचे तरुण ज्यांनी 3 युद्धामध्ये भाग घेतला ते सदानंदजी चिखले, हवालदार शंकर कुंभार, संजय निकम, या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित असलेल्या आमच्या स्काउटच्या सर्व या ठिकाणी कॅडेट्स आणि उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आज तिरंगा यात्रेच्या माध्यमातून आमच्या देशाच्या सैन्य दलाच्या प्रती आमचे धन्यवाद देण्याकरता, त्यांच्या प्रती आभार मानण्याकरता आम्ही सगळे लोक या ठिकाणी एकत्रित झालो। ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारतीय सेनेने दाखवून दिलं, हमें कोई झुका नहीं सकता,
हम न झुकेंगे न रुकेंगे न बिकेंगे न थकेंगे, अशा प्रकारे भारतीय सेनेची ताकद काय आहे, ही ताकद आपल्याला ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पहलगाम मध्ये आमच्या 27 बांधवांना ज्या बर्बरतेनं मारण्यात आलं, धर्म विचारून मारण्यात आलं, कुटुंबासमोर मारण्यात आलं, बायको समोर नवऱ्याला मारलं, मुलांसमोर बापाला मारलं, अशा प्रकारचं बर्बरतापूर्ण हत्याकांड या भारताच्या नव्हे तर जगाच्या इतिहासात अलीकडच्या काळात आपल्याला पाहायला मिळालं नव्हतं. आणि म्हणूनच देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सांगितलं, जिन इरादों ने भारत में इस प्रकार का काम किया है, जिन इरादों ने दहशतवाद को भारत में इस प्रकार से हमारे लोगों को मरने पर मजबूर किया है, उन इरादों को और उन इरादों के इंफ्रास्ट्रक्चर को चकनाचूर कर दिया जाएगा. आणि आपल्या माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्याने ऑपरेशन सिंदूर हे लॉन्च केलं. कारण आमच्या भगिनींचं जे कुंकू होतं ते पुसण्याचं काम ज्या आतंकवाद्यांनी आणि ज्या देशांनी केलं होतं त्याला नेस्तनाबूत करण्याकरता ऑपरेशन सिंदूरची सुरुवात झाली. आणि ऑपरेशन सिंदूर मध्ये अतिशय अचूक पद्धतीनं, प्रिसिशन पद्धतीनं भारतीय सैन्याने आतंकवाद्याचे 9 अड्डे हे पाकिस्तानमध्ये घुसून त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त करून टाकले. मला सर्वात जास्त आनंद कशाचा असेल तर ज्या ठिकाणी त्या हरामखोर कसाबनी प्रशिक्षण घेतलं तो अड्डा देखील या ठिकाणी नेस्तनाबूत करण्याचं काम केलं. आणि एवढंच नाही तर आपल्या मुंबईचे अपराधी असलेले मसूद अझहर असेल, त्या ठिकाणी अबू जिंदाल असेल, त्यांनाही ठोकण्याचं काम या ठिकाणी आपल्या सैन्याने केलं. आणि हे 9 जे काही आम्ही हल्ले केले, या 9 हल्ल्यांचं सगळ्यात मोठं महत्व काय आहे तर पाकिस्तानच्या आतमध्ये ज्या ठिकाणी पंजाब प्रांतामध्ये शेवटच्या टोकाला जिथे त्यांना वाटायचं इथे कधीच भारतीय सेना पोचू शकत नाही, म्हणून सगळ्या आतंकवाद्यांना ज्या ठिकाणी परिवारासहित राहायला जागा दिली होती, पनाह दिली होती, त्यांचे अड्डे तयार केले होते, ज्या ठिकाणी या सगळ्या आतंकवाद्यांकरता सेफ हाऊस तयार केले होते, नेमकं तिथे जाऊन भारतीय सेनेने ठोकलं आणि ते सगळे अड्डे उद्ध्वस्त केले. आणि पाकिस्तानला हे दाखवून दिलं, अरे तुम कहीं पर भी छुपोगे हम घुसकर मारेंगे, हम तुमको छोडने वाले नहीं है, हे या ठिकाणी भारतीय सेनेने दाखवून दिलं. आणि त्याच्यानंतर पाकिस्तानने भारतावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मला या गोष्टीचा अभिमान आहे, एकही त्यांचा हल्ला यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मिसाईलचा वापर केला. त्यांचे सगळे मिसाईल हवेमध्येच भारतीय सेनेने उडवून दिले. त्यांनी ड्रोनचा वापर करायचा प्रयत्न केला, एकही त्यांचा ड्रोन हल्ला यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यांनी F-16चा वापर करायचा प्रयत्न केला, त्यांचे F-16 पाडण्याचं काम हे आमच्या डिफेन्स सिस्टीमनी केलं. भारताने हे दाखवून दिलं आमची डिफेन्स सिस्टीम इतकी मजबूत आहे की त्याच्यामध्ये घुसण्याची ताकद पाकिस्तानची नाही. एकही हल्ला पाकिस्तान भारतावरचा यशस्वीपणे करू शकला नाही. पण ज्यावेळी त्यांनी हल्ला केला त्यावेळी त्याचा जबाब देण्याकरता भारताने जेव्हा जवाबी हल्ला त्यांच्या सैनिकी तळांवर केला, पाकिस्तान घाबरला.
पाकिस्तानला भारताची कॅपॅबिलिटी माहिती नव्हती, ब्रह्मोसची ताकद ही पाकिस्तानला माहिती नव्हती. ज्यावेळी त्यांचं एक एक सैनिकी तळ उद्ध्वस्त झालं त्यावेळी हाच पाकिस्तान जगाच्या पाठीशी सगळ्या देशांकडे गेला. आता युद्धबंदी करा, आता मध्यस्थी करा, आता युद्धबंदी करा, आता मध्यस्थी करा. भारताने सांगितलं पाकिस्तानला युद्धबंदी करायची असेल त्यांनी आमच्या पुढे गुडघे टेकावे. त्यांच्या सैनिकी अधिकाऱ्यांनी आम्हाला फोन करून त्या ठिकाणी विनंती करावी तर आम्ही युद्धबंदी करू. आणि पाकिस्तानच्या सेनेला आपल्याला फोन करून विनंती करावी लागली. त्यानंतर ही युद्धबंदी झाली. बंधू भगिनींनो, भारतीय सेनेची जी ताकद आहे ही ताकद पहिल्यांदाच आपल्याला पाहायला मिळाली, जगाला पाहायला मिळाली. भारतीय सेना आता अभेद्य आहे हे देखील आपल्याला पाहायला मिळालं. अशी आपली सेना आणि त्या सेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असलेले भारताचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी, याच्यामुळे भारताची ताकद आपल्याला समजली. आणि म्हणूनच आज ही तिरंगा यात्रा आपल्या सैनिकांना मान देण्याकरता, आपल्या शहीदांना मानवंदना देण्याकरता आणि भारताची ताकद ही जगाला दाखवण्याकरता आपण या ठिकाणी काढलेली आहे. मला विश्वास आहे भारताचा तिरंगा असाच फडकत राहील, या तिरंग्याला असाच सन्मान मिळत राहील. आणि म्हणून सर्व सैनिकांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारत माता की. सर्व सैनिकांनी पुढे यायचंय. माजी सैनिक देवेंद्रजी, एकनाथजी, रवींद्र चव्हाणजी, मंगलजी, सैनिक बाजूला बाजूला या बाजूला या बाजूला थांबा. सैनिकांना येऊ द्या पुढे. देवेंद्रजी, एकनाथजी आणि स्वातंत्र्य सैनिक तिरंगा हातात घेऊन त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य माजी सैनिकांच्या हातात द्या, चव्हाण साहेबांच्या हातात द्या. हे द्यायला लोक इकडे बोला. भारत माता की. भारत माता की. भारत माता की. सेना ने दम झोंका है, सेना ने दम झोंका है. भारत माता की. आता देवेंद्रजी, शिंदे साहेब, चव्हाण साहेब आणि आपले माजी सैनिक पुढे जातील. सगळे त्यांच्या मागोमाग आपण चालू आणि तुकाराम ओबळे चौकापर्यंत आपण जाऊ. धन्यवाद. सुनील लाडेजी सूचना द्या. अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागपुर जिले में सामने आए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देशमुख ने दावा किया कि यह घोटाला व्यापम से भी बड़ा है और इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने मामले की रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की। अनिल देशमुख ने बताया कि नागपुर जिले में 158 फर्जी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुराने शेड्यूल के तहत 30-30 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्तियां की गई। कई नियुक्त शिक्षकों को यह भी नहीं मालूम कि उन्हें किस स्कूल में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, देशमुख ने आरोप लगाया है कि इस पूरे घोटाले में मृत शिक्षा अधिकारी, संस्था के संस्थापक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। उनका दावा है कि यह घोटाला हजारों करोड़ का है। देशमुख ने कहा कि इस घोटाले में शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रबंधक और दलाल सभी शामिल है। अजित पवार और शरद पवार के गुटों के एक साथ आने की अटकलों पर देशमुख ने कहा, ऐसी कोई चर्चा पार्टी स्तर पर नहीं हुई है, ये सिर्फ मीडिया की चर्चा है। चुनाव 3 से 4 साल बाद है, लेकिन हम सहयोगी दलों के साथ इस पर विचार करें। देशमुख ने दावा किया कि यह घोटाला व्यापम से भी बड़ा है और इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने मामले की रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की। अनिल देशमुख ने बताया कि नागपुर जिले में 158 फर्जी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुराने शेड्यूल के तहत 30-30 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्तियां की गई। कई नियुक्त शिक्षकों को यह भी नहीं मालूम कि उन्हें किस स्कूल में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, देशमुख ने आरोप लगाया है कि इस पूरे घोटाले में मृत शिक्षा अधिकारी, संस्था के संस्थापक और
और प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। उनका दावा है कि ये घोटाला हजारों करोड़ का है। देशमुख ने कहा कि इस घोटाले में शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रबंधक और दलाल सभी शामिल हैं। अजित पवार और शरद पवार के गुटों के एक साथ आने की अटकलों पर देशमुख ने कहा, ऐसी कोई चर्चा पार्टी स्तर पर नहीं हुई है, ये सिर्फ मीडिया की चर्चा है। चुनाव 3 से 4 साल बाद है, लेकिन हम सहयोगी दलों के साथ इस पर विचार करेंगे। आज शायद मुख्य न्यायाधीश आज गवई साहब आज शपथ ले रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपको सभी को पता है कि अमरावती, नागपुर में भी उन्होंने काफ़ी साल वकालत की और बड़ी खुशी की बात है अपने विदर्भ का एक आदमी आज सर न्यायाधीश बनने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। सर, दोनों एनसीपी की मर्जर की बातें सुनने में आ रही है, क्या लग रहा है? अभी देखेंगे ना, अभी चुनाव तो लगने तो कब लगते वो भी देखना है। हम चाहते हैं कि 4 महीने में, बोला 4 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, लेकिन बीच में फिर से बरसात आ रही है फिर से, और आगे जाते कि कुछ लोग कोर्ट में भी गए, ओबीसी का मुद्दा लेके कुछ लोग कोर्ट में गए, उसका भी नतीजा क्या आता है, उसके भी रिजल्ट क्या आते हैं, देखना पड़ेगा। तो इस दौरान दोनों एनसीपी मिलकर लड़ेंगे सर? सर, 1995 पासून आपण महाराष्ट्राच्या राजकारण नागपुर जिले में बहुत बड़े पैमाने पे बोगस शिक्षण घोटाला हुआ है। आपको मालूम है कि व्यापक घोटाला जो हुआ था मध्य प्रदेश में, उससे भी बड़ा घोटाला ये बोगस शिक्षक घोटाला है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे संस्था चालक, बहुत बड़े पैमाने पे शिक्षण खाते के अधिकारी, कुछ दलाल लोग एक एक शिक्षक को भर्ती करने के लिए 30 से 40 लाख रुपए दिए गए। उसी प्रकार उनकी बैकडेट में उनका जॉइनिंग बताया गया, उसके अरियर्स वो भी करीबन 20-20, 25-25 लाख रुपए निकाले गए। ऐसा एक शिक्षक के जो भर्ती हुई, इसमें करीबन 60 से 70 लाख का घोटाला हुआ एक शिक्षक के ऊपर, ऐसी जानकारी सब सामने आ रही है। अभी तक 1058 शिक्षक भर्ती यहाँ पे हुई है, उसमें ये करोड़ों का घोटाला नागपुर जिले में हुआ है। कुछ शिक्षक तो ऐसे, उनको खुद को मालूम नहीं कि मेरी ये स्कूल में मेरी नौकरी वहाँ पे चल रही, मेरा पगार वहाँ पे निकल रहा है। कुछ शिक्षक जिनकी भर्ती हुई, उनको अपने स्कूल उन्होंने कभी देखा नहीं। ऐसे भी काफ़ी बड़े पैमाने पे जानकारी सामने आ रही है। इसमें बीच में कुछ डिप्टी डायरेक्टर और कुछ शिक्षण खाते के अधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन ये मामला यहाँ तक ही रुकने वाला नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, बोगस पेपर तैयार करके नागपुर जिले में किया गया है, और इसकी जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए होना चाहिए। एक कमेटी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नीचे में, उसमें एक शिक्षण खाते में जिसने काम किया वो आईएएस अधिकारी, साइबर क्राइम का एक आईपीएस अधिकारी, शिक्षण खाते की जिनको जानकारी है वर्किंग की, उसका एक अधिकारी, ऐसी कमेटी बनाई जाए और उसका नियंत्रण निवृत्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में कमेटी बैठा के इसकी इंक्वायरी जब होंगी, तभी ये पूरी असलियत इस शिक्षक घोटाले के सामने आएंगी। अरे शिक्षक घोटाला सिर्फ नागपुर जिले तक सीमित नहीं है। नागपुर जिले में तो इसकी जानकारी सामने आई है, कुछ अधिकारियों का अरेस्ट हुई है, लेकिन इसी प्रकार का शिक्षक घोटाला पूरे महाराष्ट्र में हर एक जिले में होने की जानकारी भी, कुछ मालूमात भी अभी धीरे धीरे सामने आ रही है, करके इसकी इंक्वायरी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए से होना चाहिए। अब देखते हैं अगली खबर। संभाजी महाराज की जयंती के अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए रक्तदान शिविर आयोजित किया।
और सरकार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस खून से छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी, आज उसी प्रेरणा से हम किसानों और दिव्यांगों की रक्षा के लिए रक्तदान कर रहे हैं। सरकार को चेतावनी है कि आज खून दे, कल खून ना बहाना पड़े। बच्चू कडू ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज होगा। आज हम शांतिपूर्वक रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन कल विरोध में खून बहा तो सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का ये तरीका पूरी दुनिया को दिखता है कि विरोध कैसे संवेदनशील और सामाजिक हो सकता है, और सरकार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस खून से छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी, आज उसी प्रेरणा से हम किसानों और दिव्यांगों की रक्षा के लिए रक्तदान कर रहे हैं। सरकार को चेतावनी है कि आज खून दे, कल खून ना बहाना पड़े। बच्चू कडू ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज होगा। आज हम शांतिपूर्वक रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन कल विरोध में खून बहा तो सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का ये तरीका पूरी दुनिया को दिखता है कि विरोध कैसे संवेदनशील और सामाजिक हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटलाच पाहिजे। देवेंद्र फडणवीस यांच्या घराशेजारी तुम्ही एक प्रतिकात्मक आंदोलन करत आहे, या माध्यमातून काय मेसेज देण्याचा प्रयत्न आहे? धर्मवीर संभाजीराजांची आज जयंती आहे। एक एक रक्ताचा थेंब सांडून स्वराज्य निर्माण करण्याचं रक्षण करण्याचं काम केलं। आम्ही शेतकऱ्यांचं आणि दिव्यांगाचं रक्षण करण्यासाठी आज रक्तदान ठेवलं। अन्नदात्यासाठी आणि दिव्यांगासाठी केलेलं रक्तदान किमान फडणवीस साहेबांनी 7/12 कोरा कोरा म्हणणाऱ्या सीएम साहेबांना रक्तदानातून संदेश देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे। मला अपेक्षा आहे का रक्त सांडवल्यापेक्षा रक्तदान करून आंदोलन जेव्हा आम्ही करतोय त्याची दखल घेतली पाहिजे। त्यांच्याकडून त्या अपेक्षा आहे। ते खरे राम भक्त असेल तर त्यांच्याकडून उद्याचं रक्त सांडवायचं आंदोलन न होता या रक्तदानातून त्यांनी आम्हाला संदेश द्यावा। या सगळ्या मागणीच्या संदर्भात त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी। गेल्या 3-4 महिन्यापासून ते बोलतच नाही कर्जमाफीवर, म्हणून त्यांनी बोलतं व्हावं यासाठी हे आंदोलन केलेलं आहे। उद्याचं रक्त सांडण्यापेक्षा म्हणजे नेमकं काय म्हणायचं तुम्हाला? म्हणायचं तेच उद्देश आहे का उद्या आंदोलन होईल, संख्येनं लोक जास्त येणार आणि तुम्ही गोळीबार करणार। आम्हाला जसं आता अटकवलं तेव्हा बऱ्याच ठिकाणी पोलिस लोक तिकडे 28 जण काश्मीरले मृत्युमुखी पडले, तिथे 4-5 पोलीस शिपाई असते तरी ते वाचले असते। पण रक्तदानासाठी सुद्धा मनाई करतात का? सीएमचा बंगला आहे, इथून इतक्या अंतरावर रक्तदान करावं, ही मूर्खता जगाच्या पातळीवर पहिले या महाराष्ट्रात पाहायला भेटते। रक्तदानासाठी तुम्ही अडवत आहे, त्याचे काही तुम्ही बंधनं घालून देत आहे, केवढी मोठी मूर्खता आहे। आणि म्हणून असं होऊ नये, त्यांच्याकडून दखल घ्यावी। अतिशय राष्ट्रीयत्व जपून आणि राष्ट्राबद्दल देशाबद्दलचं आंदोलन कसं असावं, स्वातंत्र्य भारतानंतरचं आंदोलन, भारतातलं आंदोलन कसं असावं, रक्तदान करून आंदोलन ही आमची 3री-4थी घटना असेल। देशाच्या पातळीवर पहिलं संघटन असेल तर ते रक्तदान करून आंदोलन करतं। आंदोलनाचा आता दुसरा टप्पा आहे, मशाल यात्रा झाली, आता हे रक्तदान होत आहे, पुढचा टप्पा काय असणार आहे? रायगडाचं आंदोलन झालं, नंतर मशाल झाली, आता रक्तदान झालं। तिसरा आम्ही अजितदादाच्या घरासमोर 2 जूनला 4 ते 5 हजार लोक एकत्र होऊन तिथं आम्ही बजेटचं सगळं संक्षिप्त उतारा अजितदादाच्या समोर मांडणार आहोत। त्यांनी म्हटलं होतं का आम्ही पेन्शन वेळेवर देऊ, अपंगांचं वेळेवर भेटलं नाही तर वित्त सचिवाचा पगार थांबवू। आता वित्त सचिवाचा पगारही थांबवला नाही आणि आमच्या पगार मानधनही वेळेवर भेटत नाही। दादाची दादागिरी संपली ही सांगायला आम्ही बारामतीत जातोय। नंतर 3 तारखेला पंकजाताई मुंडेच्या गावात, नंतर बाळासाहेब पाटील जे सहकार मंत्री आहे, ते कर्जमाफीच्या विषयात आम्ही तिथे बोलणार आहोत। तर तुम्ही उद्योगपतींना किती माफ केलं, आम्हाला किती माफ करणार आहे। आणि मग संजय राठोड आणि 6 तारखेला आम्ही फडणवीस साहेबाच्या घरी पुन्हा आम्ही चटणी भाकर घेऊन इथं थांबणार आहोत। त्यांना पुन्हा विनंती करणार आहोत, तरी जरी झालं नाही तरी तुकडोजी महाराजांच्या मोजरी या गावी 7 तारखेपासून मी स्वतः
या सर्व मागण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू करणार. दोन राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची राज्यात चर्चा आहे. तुम्ही कशा प्रकारे बघता या राजकीय घडामोडीकडे? ते पहिलेच एकत्र आहे. कोण म्हणते अलग आहे? किती पुरावे देतो का ते एकत्र आहे म्हणून? जशी चाणक्य नीती आहे तशी हे पवार नीती आहे. पडद्या पाठीमागून एकत्र असं म्हणायचं की तुम्हाला? काय सांगावं लागते. शिंदे साहेबांमध्ये देखील एक खतखत आहे, तिथल्या मंत्र्यांच्या आमदारांमध्ये कामं होत नाही. सरकारवर अजित दादा मागच्या याच्यात होते म्हणून दादाचं नाव घेत हे सगळे फुटले. आता दादा येऊन बसले, मोठी पैसे पंचायत झाली. राजकारणात ह्या सगळ्या गोष्टी मोठ्या अडचणीच्या, म्हणजे महाराष्ट्रातलं राजकारण बीजेपीनं यावर्षी पुनर्रचना होणार आहे आणि व्यवस्थित गेम करायचा होता. प्रत्येक मोठ्या राज्यात बीजेपी व्यवस्थित स्थान घेऊन आहे, कारण पुनर्रचनेमध्ये राज्य आणि देश हा एकत्रित जर असलं तर पुनर्रचना म्हणावी तशा पद्धतीनं केल्या जाते. हा त्याच्या मागचा व्यवस्थित डाव आहे. मी पुन्हा एक तुम्हाला मुद्दा म्हणून सांगतोय, मुंबईतल्या मराठी माणसाची एकंदरीत मतदानाची संख्या घटवणार आहे, कारण 2 ठिकाणी मराठी माणसाचं मतदान आहे. एक कोकणात आहे आणि मुंबईत आहे. ते लगेच एक पत्र काढणार, नवीन कायदा अस्तित्वात आणेल आणि जो दोनही ठिकाणी मतदान ठेवण त्याला 15,000 रुपये दंड. अशा पद्धतीचे काही संकेत आम्हाला भेटले आहेत. म्हणजे सत्तेसाठी सगळे नियम बाजूला ठेवून बीजेपी राजकारणातलं सगळ्यात बेकार राजकारण, म्हणजे जसं औरंगजेब चाल करून याचा विचित्र पद्धतीनं, तेवढं जरी नसलं तरी राजकारणात काहीही करावं पण सत्ता हाती घ्यावं अशा मानसिकतेत सध्या भाजपा आहे. आधार लिंक जो मतदार कार्डासोबत केला जात आहे, काय वाटते मुंबई महानगरपालिका? त्यासाठी पेशल मी जे सांगितलं बकीत, आता तो दंडात्मक कारवाई पण होणार आणि पुन्हा मग मराठी माणसाचा तिथला टक्केवारी कमी करून व्यवस्थित प्लॅनिंग होईल. ठीक आहे. मी बल्लू जवंजाळ, कार्याध्यक्ष प्रहार जनशक्ती पक्ष. बच्चूभाऊच्या नेतृत्वात हा लढा आम्ही कित्येक वर्षापासून लढत होतो. मात्र हा लढा लढत असताना प्रत्येक जो राज्यकर्ता झाला त्यानं फक्त दिशाभूल करण्याचं काम केलं आणि शेतकऱ्याचं, सामान्य माणसाचं शोषण केलं. परंतु ज्याप्रमाणे रायगडापासून या आमच्या मोर्चाची सुरुवात झाली आहे, तो आता आम्ही 3ऱ्या टप्प्यात येऊन पोचलो आहे आणि 3ऱ्या टप्प्यात अतिशय शांततेच्या मार्गानं रक्तदानाच्या माध्यमातून आम्ही राज्यकर्त्यांना एवढा संदेश देऊ इच्छितो की हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें कर्जमाफी दो. कर्जमाफी एवढ्याचसाठी हवी आहे की तुम्ही नीरव मोदी सारख्यांना, ज्याचं योगदान सामान्य जनतेसाठी काहीच नाही, अशा माणसांना 10-10, 20-20 हजार कोटी कर्ज माफ करता आणि जो या जगाचा पोशिंदा आहे, त्या जो एका दाण्याचे 100 दाणे करतो आहे, त्याला तुम्ही उपाशी मारता आणि त्याच्यासाठी कोणी लढत असताना आज दिसत नाही. मग ते सत्ताधारी असो की विरोधातले पक्ष असो. त्यामुळं प्रहारनं हा शेतकऱ्याचा झेंडा आता हाती घेतलेला आहे. अतिशय शांततेच्या मार्गानं आजचं आंदोलन जरी दिसत असलं तरी हा एक चांगला संदेश देणारा, अतिशय चांगला संदेश देणारा आजचं हे आमचं आंदोलन आहे. या पुढचा टप्पा बारामतीपासून सुरू करून नागपूरपर्यंत आम्ही संपवणार आहोत आणि त्यावरही सरकार जर जुमानलं नाही तर प्रहारच्या पद्धतीनं, अतिशय आक्रमक पद्धतीनं, मग आज आम्ही रक्त दिलं परंतु त्यानंतर रक्त सांडलं तरी चालन, परंतु आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही. या पद्धतीनं आम्ही येणाऱ्या काळात बच्चूभाऊच्या नेतृत्वात या शेतकऱ्यांसाठी लढा देणार आहे. त्यासोबतच अपंगासोबतचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय बच्चूभाऊंनी मागच्या 25 वर्षात हाताळला आणि आपण पाहिलं की मागच्या वेळेस जेव्हा शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेस बच्चूभाऊंनी जगातलं पहिलं अपंग मंत्रालय, दिव्यांग मंत्रालय बच्चूभाऊच्या मागणीनुसार शिंदे साहेबांनी तिथं केलं आणि त्यात अपंगांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु ज्या पद्धतीनं आता कारभार सुरू आहे, कुठंतरी सर्वीकडे निराशा झाली. म्हणून आम्ही अपंगासाठी मुख्यतः मासिक त्यांना 6,000 रुपये मानधन मिळावं ही मागणी घेऊन आम्ही या शेतकऱ्यांसोबत, तीही प्रामुख्यानं मागणी घेऊन आम्ही चाललो आहोत आणि येणाऱ्या काळात निश्चितच आम्ही या पद्धतीनं आक्रमक आंदोलन करून तर या सर्व घटकांना न्याय दिल्याशिवाय राहणार. मी संजय देशमुख, प्रहार पदाधिकारी विदर्भ विभागाचा. जसं स्वातंत्र्याच्या पूर्वी नेताजी सुभाषचंद्र बोसांनी म्हटलं होतं की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा.
या टॅगलाईनच्या खाली सर्व देशातला तरुण एकवटला होता, शेतकरी एकवटला होता, सर्वसामान्य जनता एकवटली होती आणि त्यांनी सुभाषचंद्र बोसचे हात बळकट केले होते. त्याचप्रमाणे माननीय बच्चूभाऊ कडू प्रहारचे अध्यक्ष यांनी एक टॅगलाईन दिली आहे की हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें कर्जमाफी दो, दिव्यांग को मानधन दो, MSP वर आधारित धान्याचे भाव द्या. अशा प्रकारच्या मागण्या घेऊन आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्ष सरकारच्या विरोधात आम्ही लढत आहोत. सरकारच्या विरोधात लढण्याचं कारण असं आहे की त्यांनी निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या जाहीरनाम्यात ह्या सगळ्या मागण्या घेतल्या होत्या की शेतकऱ्यांना तातडीनं कर्जमाफी करू, MSP वर आधारित आम्ही शेतमालाला भाव देऊ, दिव्यांगाला 6,000 रुपये पगार देऊ, दरमहा देऊ. अशा प्रकारच्या विविध मागण्या घेऊन त्यांनी निवडणूक लढवली. लाडक्या बहिणीसह त्यांना भरघोस आणि बहुमत दिलं. त्याच भरोश्यावर त्यांनी खुर्चीवर बसलेले आहेत. मुख्यमंत्री असो किंवा राज्यमंत्री असो, कॅबिनेट मंत्री असो. आता त्यांना ती आठवण करून देतो. प्रहार जनशक्ती पक्ष पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करून की तुमचा जाहीरनामा तातडीनं तुम्ही वास्तविकतेत आणा आणि शेतकऱ्यांना, दिव्यांगांना त्याचा लाभ द्यावा. अशा प्रकारचं आम्ही आंदोलन करत आहोत. ही आंदोलनाची सुरुवात झाली जिजाऊ मातेच्या निवासस्थानापासून पाचाडमधून, रायगडच्या खाली, तिथून सुरुवात झाली. बच्चूभाऊंचं 3 दिवसाचं उपोषण झालं. त्यानंतर आम्ही दुसरा टप्पा मधातल्या काळात घेतला. हा तिसरा टप्पा मशाल आंदोलन घेतलं. आपल्या आमदारांच्या घरासमोर टेम आंदोलन केलं. हा तिसरा टप्पा आहे. रक्तदान करून आम्ही तुम्हाला पुन्हा आठवण करून देतो. आणि चौथा टप्पा आहे अर्थमंत्री अजितदादा पवार, आपण जे अर्थसंकल्प जाहीर केला त्या अर्थसंकल्पामध्ये आमचा हिस्सा असायला पाहिजे, शेतकऱ्यांचा, दिव्यांगाचा. त्यासाठी त्या गावातून, बारामतीमधून अर्थसंकल्पनावर एक मोठी आपल्या जाहीर सभा आयोजित केलेली आहे आणि तिथून सुरुवात होऊन मुख्यमंत्र्याच्या गावी त्याचा समारोप होईल. अशा प्रकारचं एक आंदोलनाचा हा चौथा टप्पा राहील. आणि 5वा टप्पा सांगता येणार नाही कसा होणार आहे, कारण की तुम्हाला तुमची आठवण नाही, त्यामुळे आठवण करून देण्याचं, कान पिळण्याचं काम आम्ही करत आहोत. अशा प्रकारचा आंदोलनाचा आमचा हा टप्पा राहील. अब देखते हैं अगली खबर। शहर के जाफराबाद रोड पर स्थित आवा पांडी के पास मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में शादी समारोह में शामिल होने आई महिला की जान चली गई। अज्ञात ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुई इस दुर्घटना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। मृत महिला की पहचान सुगरा बराड़े है और वो अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए विदर्भ के माटला से भोकरदन आई थी। घटना के समय वह सड़क किनारे खड़ी होकर फोन पर शादी का पता पूछ रही थी। तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय नागरिकों और परिजनों ने तुरंत घायल महिला को उपचार के लिए भोकरदन के सरकारी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा अधिकारियों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। भोकरदन पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक BT सहाने द्वारा की जा रही है। फिलहाल ट्रैक्टर और चालक की तलाश की जा रही है। अब डालते ही नजर हमारी अगली खबर पर। जिले के सिंदखेड़ राजा में आज शेतकरी योद्धा कृति समिति के नेतृत्व में हजारों किसानों ने कर्ज माफी और फसल बीमा की मांग को लेकर उप विभागीय अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी किसानों ने प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों का कहना है कि चुनाव से पहले सत्ता में आई सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादा अधूरा है। कई किसानों को कर्ज न चुकाने के चलते दोबारा कर्ज के बोझ तले दबना पड़ा है। वहीं मौसम की मार झेलने के बावजूद उन्हें फसल बीमा का लाभ भी नहीं मिल रहा, जिससे किसानों में रोष है। आज के इस विरोध मार्च में शेतकरी योद्धा कृति समिति के प्रमुख नेता बालाजी सोसे, दिलीप चौधरी और ज्ञानेश्वर खराद प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इन नेताओं ने प्रशासन के साथ वर्गव्यापी चर्चा करते हुए किसानों की मांगों को जोरदार तरीके से सामने रखा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसानों की भारी भीड़ और तीव्र नाराजगी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो ये आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले सकता है। आश्वासन दिलंय सरकारनं शेतकऱ्याची फसवणूक केलेली आहे। मूळतः सरकारच्या हातात लॉ अँड ऑर्डर आहे। सरकार जे फसवणूक करतं त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायला सांगतं। मग आता सरकारवर गुन्हा का दाखल करू नये 420चा? सरकारनं शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे। त्याचबरोबर पीक विमा तोंड पाहून पीक विमा टाकण्यात आलेला आहे, त्याच्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार आहे। आम्हाला जर सरकारनं संधी दिली आम्ही सरकारच्या समोर दूध का दूध पाणी का पाणी करून संपूर्ण भ्रष्टाचार ओपन करू शकतो। त्याच्यानंतरचा महत्त्वाचा विषय म्हणजे 12,000चे 15,000 देतो म्हटले, त्याच्याबद्दलची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाहीये। कर्जमाफीच्या आश्वासनाची तरतूद केलेली नाहीये।
आणि कुठल्याच प्रकारचे म्हणजे शेतकरी महिला असेल तर तिला लाडक्या बहिणीचा योजनेचा लाभ मिळत नाहीये. म्हणजे सर्व स्तरातून शेतकऱ्यांच्या महिलावर त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातोय आणि हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरलेलं आहे. या सरकारला येत्या काळामध्ये आम्ही रस्त्यावर फिरू देणार नाही. यांचे पालकमंत्री असो किंवा मंत्री असो यांचे कपडे फाडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. हा माझा त्यांना इशारा आहे. अभी तो सुरुवात आहे, ये तो ट्रेलर आहे, पिक्चर अभी बाकी आहे. कर्जमुक्ती आणि पीक विमा हे दोन्ही आमचे आजच्या मोर्चे संयुक्त आहे. आम्हाला 1 जून पर्यंत जर सरसकट शेतकऱ्याला बुलढाणा जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना जर पीक विमा मिळाला नाही तर 2 जूनला मुंबईमध्ये आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी मंत्रालयाच्या दारात येणार आहे. आणि आमचं निवेदन जर मुख्यमंत्र्यांनी जर स्वीकारलं नाही तर मंत्रालयाच्या दारामध्ये आम्ही पीक विमा आणि कर्जमाफीचे फॉर्म मंत्रालयाच्या दारामध्ये फेकणार आहे. आणि एवढं करून जर पोलिसांना समोर करून जर आम्हाला अडवण्याचा प्रयत्न केला तर बुलढाणा जिल्ह्यामधून जाणारे सर्व महामार्ग मुंबईला जाणारे आम्ही बंद करणार आहे. त्यात मुख्य मार्ग असणारे समृद्धी महामार्ग, नंतर मेकर, सिंदखेड राजा आणि चिखली देऊळगाव हे मार्ग बंद राहणार आहे. एकतर पीक विमा द्या नाही तर शेतकऱ्याला बलिदान घ्या शेतकऱ्याचं, हे ब्रीद वाक्य आमचं राहणार आहे. तुम्ही आम्हाला गोळ्या जरी झाडल्या तरी चालेल, पण आता हे आंदोलन थांबणार नाही. आज मोर्चा काढलाय, काय नेमकं तुमचं मागण्या होत्या? नेमका मोर्चा काढण्याचा उद्देश शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती मिळायला पाहिजे आणि पीक विमा हा सरसकट मिळायला पाहिजे. आणि कर्जमुक्ती मिळण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्रातील टोटल शेतकरी एकत्र आलो आहे आणि महाराष्ट्रातील टोटल शेतकरी एकत्र येऊन एक खूप मोठं आंदोलन 288 आमदाराच्या विरोधात उठवणार आहे. आणि प्रत्येक खेड्यात जो आमदार विधानसभेत शेतकऱ्याच्या विषयी प्रश्नाविषयी आवाज उठवणार नाही, प्रत्येक खेड्यात या 288 आमदाराला आम्ही बंदी करणार आहे. आणि या माध्यमातून शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती आणि पीक विमा हा मिळालाच पाहिजे आणि मिळवून घेणारच आहे. त्याशिवाय आम्ही सर्व महाराष्ट्रातील शेतकरी आता स्वस्थ बसणार नाही. अब देखते हैं अगली खबर। कुछ दिनों में आने वाले मॉनसून सीजन का सामना करने और बारिश के कारण सड़कों की खराब स्थिति को लेकर नागरिकों की शिकायतों से बचने के लिए विधायक किशन वानखेड़े ने उमरखेड़ महागांव विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों के इंजीनियरों की क्लास लगाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि उमरखेड़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और रुके हुए सभी सड़क कार्यों को मानसून से पहले पूरा किया जाना चाहिए। उमरखेड़ महागांव विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के पास कई शिकायतें आ रही है कि काम समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो रहा, काम में समय लगता है और सड़कें समय पर पूरी नहीं होती। इसलिए नागरिक इंजीनियरों की कुछ कार्य संबंधी गलतियों के लिए जनप्रतिनिधियों और सरकार की आलोचना करते हैं। इसी विषय को लेकर एहतियात के तौर पर स्थानीय नगर पालिका में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इंजीनियरों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक किशन राव वानखेड़े, भाजपा जिला समन्वयक नितिन भूतड़ा, शिंदे सेना नेता चितांगराव कदम, भाजपा के नेता दत्त दिगंबर वानखेड़े, उमरखेड़ जिला परिषद लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका, ढानकी नगर पंचायत, महागांव नगर पंचायत के साथ साथ महागांव जिला परिषद के प्रतिनिधि शामिल थे। इसी के साथ अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। अकोट के पर्यटन वैभव में 4 चांद लगाने वाले नारनाला वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी को 1 मई से बंद करने का निर्णय स्थानीय संघ द्वारा लिया गया। इस पर पर्यटकों ने कड़ी नाराजगी भी जताई। अंततः 13 मई को अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में एसोसिएशन की मांगों पर सकारात्मक चर्चा के बाद अकोला के जिला कलेक्टर ने जंगल सफारी शुरू करने का निर्णय लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिश्चंद्र राठौड़ ने बताया कि बुधवार 14 मई से नरनाला वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी फिर से शुरू हो गई है। शाहनूर गेट की समस्या का समाधान होने के बाद ही जंगल सफारी का किराया बढ़ाया जाए और इस सहित अन्य प्रमुख मांगों के जवाब में नरनाला पर्यटन संघ ने 1 मई मजदूर दिवस से नरनाला वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी को बंद कर दिया। इस संबंध में जिला कलेक्टर सीसीएफ अमरावती द्वारा स्थानीय प्रशासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए। शाहनूर गांव की आजीविका पर्यटन पर निर्भर है, इसलिए स्थानीय जिप्सी चालक और गाइड पिछले 2 सप्ताह से भूखमरी का सामना कर रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार।